नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी पब्लिक न्यूज। मैं विशाल कुमार मौर्य। वन नेशनल वन इलेक्शन को लेकर आज बैठक बुलाई गई थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं वैभव त्रिपाठी जी। वैभव त्रिपाठी जी, आपका जिस तरीके से आज वन नेशनल इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति कोविंद बैठक बुलाई गई, देखिए ऐसा है तो पहले तो पूर्व राष्ट्रपति को कमेटी का अध्यक्ष बना देना ही अपने आप में जो परंपराएं हैं उसके खिलाफ। दूसरी चीज़, वन नेशन वन इलेक्शन इतना आसान नहीं है। इनको पहले पूरे देश के लगभग 50% विधानसभाओं में 2/3 बहुमत से इस बात का प्रस्ताव पास कराना होगा। फिर हो जाएगा तो फिर इनको लोकसभा में 2/3 से और राज्यसभा में 2/3 से पास कराना होगा, जो कि संभव नहीं है। मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि ये सरकार हार देखकर घबराई हुई इंडिया और इंडिया वालों से डर रही है। और इंडिया का जो गठबंधन है वो जनता के दबाव में बना है, क्योंकि जनता बेरोजगारी, महंगाई से त्रस्त है, आर्थिक असमानता से त्रस्त है, गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था से त्रस्त है। जनता चाहती है कि इनका जो झूठ 2 करोड़ लोगों को रोजगार, किसानों की आय दुगनी करेंगे, महिलाओं पर अत्याचार कम करेंगे, देश को आगे ले जाएंगे, ये सारी बातों के खिलाफ जनता इनकी बात समझ गई है कि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन इन्होंने सबका साथ तो लिया और 2 बार जनता ने इनका साथ दिया। और ये विकास करते हैं सिर्फ और सिर्फ अडानी और 2010। तो सोनिया गांधी ने आज पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि बैठक बुलाई गई, कोई जानकारी नहीं रही। बैठक बुलाने के लिए पहले सीएम को और पत्र लिखा जाता है। नहीं, जाहिर सी बात है, सोनिया गांधी ने कहा है वो नेता है पार्लियामेंट कोर्ट में वो है, और ये अधिकार है विपक्ष के नेताओं का कि उनको बिना बताए ऐसे सत्र, आज तक आप 5 बार विशेष सत्र, आप 5वां है, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो आप गुपचुप क्यों कर रहे हैं? आपके मन में कुछ क्यों इस बात तो बताएं। और ये अधिकार है हमारा कि हम पूछ सकते हैं कि किस वजह से विशेष सत्र आपने बुलाया। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पुलवामा हुआ, 42 जवान हमारे शहीद हुए, तब आपने विशेष सत्र नहीं बुलाया। मणिपुर में कारगिल के योद्धा की पत्नी को आपके स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस ने भीड़ के हवाले कर दिया और इसके साथ जघन्य अपराध हुआ। 4 महीने से मणिपुर जल रहा है, हजारों लोग विस्थापित हैं, लाखों लोग, सैकड़ों लोग मर चुके हैं, तब आपने नहीं बुलाया। ऐसी कौन सी आपात स्थिति है जो गुप्त तरीके से चोरी किया कर सकते हैं? ये पूछने का अधिकार है, जनता भी ये बात जानना चाहती है। लेकिन हमको लगता है कि सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ अडानी के मुद्दे को भटकाने के लिए, जिसमें कि गार्जियन ने छापा है, इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा है, और उस रिपोर्ट में ये छापा है कि हमारे पास एविडेंस है कि अडानी ने गलत किया है और इसका पुख्ता एविडेंस है। अगर वो चाहें तो हम जांच में लेंगे। तो उस मुद्दे को कैसे भटकाया जाए, क्योंकि मोदी जी को अडानी को बचाना है। देश डूबे तो डूबे, अडानी को नहीं डूबने देना है, अडानी को बचाते रहना है। क्योंकि वो लोग कहते हैं कि अडानी के ऊपर देश के ऊपर हमला है। ये कभी भी नहीं हो सकता। वो चाहे अडानी हो, चाहे कोई भी उद्योगपति हो, उसके ऊपर हमला या उसके भ्रष्टाचार की जाँच की मांग हमेशा देश हित में रही है। लेकिन ये उल्टी गंगा बहाने वाली सरकार है, जिनको सिर्फ पूंजीपतियों से मतलब है। गरीब आदमी का घर चलाना मुश्किल हो गया है। इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार जब बोला इन्होंने, तो लोगों को लगा सत्ता आएगी, मोदी जी सरकार आएगी तो महंगाई कम होगी। तो 70 का पेट्रोल है वो 35 में हो जाएगा, जो 60 का डीजल है वो 30 में हो जाएगा, 410 का जो गैस सिलेंडर है वो 200 में हो जाएगा। जनता ने तो ये सोचा था, लेकिन इन्होंने क्या किया, 70 का पेट्रोल 100 कर दिया, 60 का डीजल 90 कर दिया और 410 का सिलेंडर 1200 कर दिया। नहीं, लेकिन तो 200 रुपये खर्च होगा। मैं वही कह रहा हूँ कि 9 साल तक आप वसूली करते रहे, तो उस गरीब जनता की जेब से तो पैसे गए और वो किसी न किसी अमीर कारोबारी के पास गए, वो लेके भाग गया। मोदी जी के बहुत करीबी हैं हरीश साल्वे, जो वन नेशन वन इलेक्शन में हैं मेंबर। उस हरीश साल्वे ने इस उम्र में 3री शादी की है और उसकी शादी में भ्रष्टाचारी ललित मोदी आया था।
मतलब मोदी, हरीश साल्वे, ललित मोदी, ये सब एक ही भ्रष्टाचारियों की गैंग है। वो सब आपस में मिले हैं, पब्लिक को बताते हैं कि नहीं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन मोदी जी किसी भी भ्रष्टाचार की जांच नहीं कराते। इसका साफ और सीधा सा मतलब है कि वो पब्लिक मीटिंग में पब्लिक के सामने तो कहते हैं हम भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन वो भ्रष्टाचारियों के साथ मिले हुए हैं और भ्रष्टाचारियों से पैसा लेके ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। और यही कारण है कि अडानी को के भ्रष्टाचार को छिपाना चाहते हैं और देश को मूल मुद्दों से भटकाना है। महंगाई, बेरोजगारी, गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था, गिरती अर्थव्यवस्था, गिरती शिक्षा व्यवस्था, उसको कैसे डिरेल किया जाए और जनता के मुद्दों से भटका के अडानी को प्रोटेक्ट किया जाए और अडानी के पैसे से चुनाव लड़ाया जाए। अब तक आज़ाद देश के बाद 5वीं वाली बैठक बुलाई गई है, क्या देखिए, बैठक विशेष सत्र बुलाना सरकार का अपना विशेषाधिकार है, हमको उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बुलाई गई है गुपचुप तरीके से, चोरी से, अडानी की एक तरफ रिपोर्ट छपती है, दूसरी तरफ ट्विटर पे संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं 5 दिन का विशेष सत्र। आज तक हुआ 4 बार में, आप बता दीजिए कभी हुआ हो। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, उसके लिए सत्र बुलाने से पहले उसकी बैठक होती है, उसमें सभी दल के लोग होते हैं, क्या क्या मुद्दे हैं वो सारे मुद्दों की चर्चा होती है। देश किसी के व्यक्तिगत जागीर तो है नहीं, देश की सारी चीज़ें सार्वजनिक होनी चाहिए। तो मोदी सरकार क्यों गुपचुप चोरी से कुछ करना चाहते हैं, गोपनीय तरीके से ये सब कर रहे हैं, ये सवाल है। तो सवाल विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं, लेकिन जो मोदी सरकार है वो गैर जिम्मेदार है, तो किसी बात की कोई जिम्मेदारी नहीं। पूछा 42 जवान हमारे शहीद कैसे हुए, कोई जवाब नहीं देंगे। उस घटना में जो डीएसपी था उसको आपने जमानत कैसे दे दी। संजीव भट्ट जो मोदी के भ्रष्टाचार और मोदी के कुकृत्यों को उजागर कर रहे थे, सीनियर आईपीएस थे, वो आज भी जेल में है, लेकिन वो जो है डीएसपी वो आज़ाद हो गया क्योंकि वो सरकार के साथ है, सरकार की मिलीभगत है। सत्यपाल मलिक जो पूर्व राज्यपाल जम्मू एंड कश्मीर के हैं, वो कहते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री भागीदार है। उन्होंने बोला कि 400 करोड़ 600 करोड़ की रिश्वत मुझे दी जा रही थी, हमने मना कर दिया। उसके बाद फिर दूसरे व्यक्ति आके उसी टेंडर को पास करते हैं, तो जो 600 करोड़ हमको मिलने थे तो किसी ने तो उठाया। उन्होंने कहा कि मोदी को भ्रष्टाचार से कोई गुरेज नहीं है। इस बात की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? जो आप पुलवामा की जांच नहीं कराएंगे, जो 500 का राफेल 1600 करोड़ में खरीद रहे हैं उसकी जांच आप नहीं कराएंगे, अभी आपने ड्रोन की डील की है उसकी जांच नहीं कराएंगे। तो जब आप जांच नहीं कराएंगे तो कैसे भ्रष्टाचार की आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं? कांग्रेस की सरकारों का देख लीजिए, आपने आरोप लगाया था, आप जांच हुई, जो दोषी थे या जिनके ऊपर आरोप थे वो मंत्रिमंडल से उनको हटाया गया। जो वैधानिक प्रक्रिया है वो होनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? मोदी जी कहते हैं कि ना यहाँ जांच होती है, ना किसी को सज़ा होती है, ना ही किसी मंत्री को हटाया जाता है, ना ही कोई इस्तीफा होता है। तो ये तो बेशर्मी है ना। आप इस बात को बता दीजिए कि जिस सीएजी के रिपोर्ट के आधार पर 2G आप हल्ला करते रहे, बाद में कोर्ट में कुछ नहीं निकला और कोर्ट ने कहा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, उस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए देश से। और मैं एक बात और कहता हूँ कि सीएजी की रिपोर्ट अभी आई है, जो 18 करोड़ की सड़क बननी थी 1 किलोमीटर, उसके लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो ये भ्रष्टाचार है कि नहीं? सीएजी की रिपोर्ट पर भ्रष्टाचार, इसकी जांच क्यों नहीं कराते हैं मोदी जी? प्रधानमंत्री जन आरोग्य, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री शामिल है, उसमें हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। एक ही नंबर पे 10-10 लाख लोग, अब आप सोचिए 10 लाख लोग, एक ही नंबर पे 5 लाख गुणे 10 लाख जोड़ दो, कैलकुलेट कर लो आप कितना बड़ा घोटाला है। एक नंबर पे 3.5 लाख लोग, एक नंबर पे 7.5 लाख लोग, तो सारा कैलकुलेट करेंगे तो जांच उसकी नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी इस राफेल डील में डायरेक्टली, ना विदेश मंत्री को कोई खबर, ना वित्त मंत्री को कोई खबर, ना ही रक्षा मंत्री को कोई खबर, सारी डील फाइनल किसने की? प्रधानमंत्री जी। उसमें भी प्रधानमंत्री डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। प्रधानमंत्री इसलिए जांच नहीं कराते हैं क्योंकि सारे भ्रष्टाचार में प्रधानमंत्री कहीं न कहीं सीधे तौर पे इन्वॉल्व है और उनको डर लगता है कि अगर जांच हुई तो मुझे ही जेल जाना पड़ेगा। यही कारण है कि जो विपक्षी गठबंधन इंडिया है उससे डरे प्रधानमंत्री जी को, इंडिया और इंडिया वालों से डर लग रहा है क्योंकि ये जो गठबंधन है वो जनता के दबाव में है, तो जनता इनको बदलना चाहती है। सरकार बदली
तो इन मामलों की जांच होगी, और जांच हुई तो प्रधानमंत्री को जेल जाना पड़ेगा। इसी बात का भय है उनको, इस वजह से जनता के मुद्दों को हटा रहे हैं और ये चाहते हैं कि किसी भी तरह हम हथिया लें जनता को और जनता के अधिकारों का हानि। वन नेशनल और वन इलेक्शन को किस तरीके से आप उसका समर्थन करते हैं? वो गैर व्यावहारिक है, ऐसा आज़ादी के बाद पहले होता रहा, लेकिन जो व्यावहारिक दिक्कतें आती हैं कि असेंबली अगर भंग हो गई, कोई सरकार बीच में गिर गई, कोई आपात स्थिति हो गई, तो क्या चाहते हैं वहाँ की सरकार, मतलब 1 साल बाद अगर कोई सरकार यहाँ बनी 1 साल के लिए और 1 साल बाद गिर गई तो 4 साल वहाँ राष्ट्रपति शासन रहेगा, वहाँ इलेक्शन होगा कि नहीं? तो ये व्यावहारिक दिक्कत है। लेकिन जो जाहिल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनको क्या पता, और उनको इस बात से भी कोई फर्क नहीं कि अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा या राज्यपाल का शासन हो जाएगा तो जनता के अधिकार मरेंगे, उसमें विकास कार्य रुकेगी और होगा। लेकिन सरकार चाहती है कि सारा सत्ता हमारे हाथ में हो, ये चाहते हैं हिटलरशाही, तानाशाही, ये सारी चीज़ें एक साथ हमारे हाथ में, यही करना चाहते हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, वो करना चाहें। एक और बात बता दूं कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए इनको पहले पूरे देश की आधी विधानसभाओं के सदन से 2/3 बहुमत से इस बात के लिए प्रस्ताव पास कराना होगा। इतना आसान नहीं है, वो नहीं होगा। वो होने के बाद लोकसभा में 2/3 बहुमत से और फिर राज्यसभा में 2/3 बहुमत, अलग अलग, ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइंट सेशन बुला के कर लेंगे, अलग अलग 2/3 से पास कराना होगा। वो भी आप नहीं कर सकते हैं। तो है क्या कि इस शिगुफा को छोड़ के जनता में एक ऐसी बहस छेड़ दो कि जनता में महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, गिरती अर्थव्यवस्था की चर्चा न हो, चीन के मामले की चर्चा न हो, अडानी के भ्रष्टाचार की चर्चा न हो। भ्रष्टाचार की जांच आप कराएंगे नहीं, इसलिए आपका भ्रष्टाचार छिपा है। मैं ये आरोप लगाता हूँ प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूब है। तो क्या लगता है आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? कोई असर नहीं है, जनता इन बातों को समझ गई है, जनता को पता है ये सिर्फ नौटंकी करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि मैं जनता के बीच जाता हूँ, लोगों की भावनाओं को समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि 2024 या हो सकता है ये विशेष सत्र बुलाए हैं, हो सकता है लोकसभा का चुनाव पहले भी कर दें। आगामी लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी सरकार 100% कोई शंका नहीं है। जनता एक होके इंडिया गठबंधन भाजपा और एनडीए को हराए। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि वर्तमान में जो सत्ता है, जो भारी लोग हैं वो लोग तो बता रहे, तो अब फिर हम बाहर हैं। भाई ऐसा है कि आपको लगता है कि भाजपा वाले कहेंगे क्या? भाजपा वाले कहेंगे कि हम हार रहे हैं? नहीं ना कहेंगे। वो अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन जनता अपनी बात कह रही है। जनता, किसी जनता से बीच में जाइए, कोई सवाल कीजिए, लोग भागने लगते हैं, माइक को क्यों नहीं बोलना चाहते, भय का माहौल। लेकिन जब वोट देने जाएंगे तो वहाँ भय नहीं है, वहाँ बंदूक की नोक पे आप वोटिंग नहीं करा सकते। जनता तो इस बात का इंतजार कर रही है कि बस 7 महीने की और इनकी सरकार है, जैसे ही चुनाव आएगा इनको हम सबक सिखाएंगे और इनका अहंकार तोड़ेंगे। जिस तरीके से गरीबों के हक नीचे डाका इन्होंने डाला है, किसानों के हक पे डाका डाला है, मजदूरों के हक पे डाका डाला है, युवाओं के हक पे डाका डाला है, हम इनको सत्ता से करके ही मानेंगे। और इंडिया जो है वो गरीबों का भी उतना ही है जितना अमीरों का है। एक भिखारी का भी ये इंडिया उतना ही है जितना अडानी का है। तो इस बात के लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए कि वो गरीब जनता आप जाग रही हैं, तो वो गरीब जनता इस सत्ता को, अहंकारी संघर्षकार को सत्ता से बेदखल करके ही माने। लेकिन लगातार बस कह रही है कि इंडिया के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है। राहुल गांधी का देखिए, ऐसा है कि गैर संवैधानिक बात करना भाजपा का एजेंडा है। ये तिरंगे को नहीं मानते थे, तिरंगे को पैरों से रौंदते थे, तिरंगे को असूल कहते थे। आज जब इनकी कहते हैं ना धरती लगी फटने, खैरात लगी बटने, जब इनको हार दिखने लगता है तो कर रहे हैं ना हर घर तिरंगा। जो संघ 52 सालों तक अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया, कुछ लड़कों ने जब तिरंगा के मुख्यालय पे जाके झंडा फहरा दिया, उनको जेल में भिजवा दिया, उनको बहुत मारा पीटा। वो संघ के लोग तिरंगा फहराने को मजबूर हैं। कांग्रेस और नेहरू, पटेल, गांधी की सोच की जीत है, सावरकर और गोडसे की सोच की हार है। इस बात को समझिए
और यही मैं कह रहा हूँ, संवैधानिक बात मैं कह रहा था। हमारे संविधान में इस बात का प्रोविज़न है, हमारे वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है अमेरिका और इंग्लैंड की तरह। हमारे वहाँ जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है, फिर जनप्रतिनिधि अपना नेता चुनते हैं, वही नेता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। लेकिन ये क्या करते हैं कि नहीं हमारा नेता ये होगा पहले ही, मतलब जनता पे थोपते। तो कांग्रेस या विपक्षी दल कभी भी ऐसा नहीं करते। कांग्रेस इतिहास से आज़ादी के बाद से आज तक कभी भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं घोषित किया, मुख्यमंत्री कभी नहीं घोषित किया, क्योंकि ये प्रक्रिया है। और मजबूरन ये भाजपा के लोग भी भले वो घोषित कर दें कि हमारा ये चेहरा है, लेकिन करते क्या है कि जब चुनाव बीतता है, रिजल्ट आने के बाद वो भी अपने दल में बैठक करते हैं और किसी को नेता चुनते हैं। तो ये क्या नौटंकी है? आपने पहले जब घोषित कर दिया तो चुनने का नौटंकी क्यों करते हो? क्योंकि वो जानते हैं कि संविधान की प्रक्रिया, तो संविधान में हमको ये करना ही पड़ेगा, ये मजबूर हैं, सत्ता लोग तो संविधान की बात करेंगे। इन बातों को समझिए, ये गैर संवैधानिक जनता के हकों को लूटने वाली सरकार है। और जनता इस बात के लिए एकदम, आप इस बात को वन नेशन वन इलेक्शन हो जाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? जनता को महंगाई से राहत मिल जाएगी। वो तो कह रहा है कि चुनाव के खर्च बच जाएगी। समय चुनाव के खर्चे, जो लाखों करोड़ का आपने लोन दिया है अडानी को, जो लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार अडानी ने किया है, अगर उसकी जांच हो जाए और वो पैसे मिल जाए, जनता को फायदा नहीं होगा। ललित मोदी जो लेके भागा है वो मिल जाए तो जनता को फायदा नहीं होगा। नीरव मोदी को जो लेके भागा है उसमें जनता को फ़ायदा नहीं होगा। विजय माल्या आपके मंत्रियों से मिल के उसके बाद देश छोड़ के गया, उसका पैसा मिल जाएगा तो देश को फ़ायदा नहीं होगा। आप कहते थे ना, काला धन आएगा 15 लाख जनता को मिलेगा, और जो 2014 में फिगर थी कि विदेश में बैंकों में जो काला धन पड़ा है उससे 4 गुना हो गया विदेश में धन। तो मोदी जी आज फिर बोले कि हम ले आएंगे, और पहले 15 लाख दे रहे थे अब 60 लाख देंगे। उसके लिए क्या नहीं कर रहे हैं? आज मैं सवाल कर रहा हूँ कि 2014 चुनाव के बाद एक बार भी मोदी जी ने इस बात का जिक्र किया कि काला धन आ रहा है और 15 लाख मिल रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनको सत्ता से मतलब है, सत्ता में आने के लिए उन्होंने झूठ बोला, और देश इस दौर को एक झूठे प्रधानमंत्री के दौर की तरह याद करेगा। और देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री लाल किले से भी खड़ा होकर झूठ बोलता है। तो क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, इनके विपक्ष में कौन चेहरा होगा? देखिए, विपक्ष में कौन चेहरा होगा ये तो एक पार्टी की अपनी आंतरिक व्यवस्था है, और उस पर अभी कोई भी ये नहीं कह सकता। मोदी कह सकते हैं, भाजपा कह सकती है कि नहीं हमारा तो यही होगा। हमारे में एक प्रक्रिया है, कैंडिडेट चुने जाने की भी प्रक्रिया है। जब चुनाव होगा तो उस टाइम पर ये चीज़ होगी, और आम राय बना के एक मजबूत कैंडिडेट लड़ेगा, जिससे कि मजबूती से चुनाव लड़े। तो मोदी जी तो बनारस छोड़ के भागने वाले हैं। मैं आपको अभी बोल देता हूँ कि मोदी जी चुनाव बनारस से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जनता की पोल खुल गई है जनता के सामने, और जनता इस बार एक हो रही है, मुझे हार जाना पड़ेगा। हो सकता है वो तुरंत वापस भाग के हमसे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता पार्टी जी उन्होंने बताया कि वन नेशनल वन इलेक्शन को लेकर बिल तो आएगी, लेकिन बिल तो पहले पास तो करा ले, उनको 2/3 बहुमत से पास करना होगा। वाराणसी से विशाल कुमार, वाराणसी पब्लिक।